राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में दी गई परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम पे एक संपूर्ण वीडियो में बना चुका हूं, जिसको संपत्ति अंतरण अधिनियम का संपूर्ण निचोड़ का नाम दिया गया है। उससे आप पूरा संपत्ति अंतरण अधिनियम को एक बार में देख सकते हैं, एक बार में समझ सकते हैं। ठीक है, उसके सैद्धांतिक पक्ष, उसके व्यवहारिक पक्ष दोनों को मैंने डिटेल में समझाया। साथ ही साथ अब एक एक करके अलग अलग वीडियो हर एक प्रोविजन पे बनाए जा रहे हैं। शुरुआत हुई है डिफिनीशन से। डिफिनीशन पे कई सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, जैसे अचल संपत्ति, भूबद्ध, अनियोज्य दावा, अनुप्रमाणक, इन सब पे अलग अलग वीडियो बनाया जा चुका है। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे नोटिस की। सूचना किसे कहते हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिएगा। कहने में तो बड़ा आसान है, नोटिस नहीं। अभी आप जब इसको पढ़ेंगे, बेरट से कोशिश करेंगे पढ़ने, तो यदि समझ में नहीं आ जाएगा नोटिस हम कहेंगे किसे। नोटिस का मतलब है जानकारी, किसी तथ्य की जानकारी होना, इसी को कहा गया है यहाँ पे नोटिस। तो कब किसी तथ्य की जानकारी किसी व्यक्ति को है, इसको एक लाइन में नहीं लिखा गया है। इसके लिए 3 एक्सप्लेनेशन लिखे गए। अब आप समझ सकते हैं, अगर किसी भी पॉइंट पे एक से अधिक एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत पड़ जाए, इससे स्पष्ट होता है कि वो पॉइंट यानी वो तथ्य अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, तभी इतने एक्सप्लेनेशन लिखे जाते हैं, अन्यथा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखे जाते। एक्सप्लेनेशन लिखने का मतलब है कि मेन पैरा में बताई गई बात से उसके अर्थ इतना स्पष्ट नहीं हो सकते हैं कि हर कोई उसे पढ़ के समझ सके, इसीलिए एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप आईपीसी में चोरी की परिभाषा देखेंगे तो चोरी की परिभाषा पे टोटल 5 एक्सप्लेनेशन लिखे गए। मानहानि की परिभाषा आप देखेंगे 499 में 4 एक्सप्लेनेशन लिखे गए। तो ये एक्सप्लेनेशन क्यों लिखे गए? आप कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर देखेंगे, 3 एक्सप्लेनेशन लिखे गए। क्यों लिखे गए? क्योंकि मेन पैरा में बताई गई बात हर कोई पढ़ के समझ नहीं सकता उसको, इस नाते एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन ही नियम का काम करते हैं, जैसा कि आपने निर्वाचन पे, ठीक है, टीपीए में मैंने इलेक्शन पे एक वीडियो बनाया है, निर्वाचन पे, निर्वाचन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इलेक्शन, उसमें एक्सप्लेनेशन ही नियम बन गए। इतना ही नहीं, आप आईपीसी की धारा 94 देखेंगे, आईपीसी की धारा 94, तो आईपीसी की धारा 94 में जो दृष्टांत है वो दृष्टांत ही नियम का काम करता है। तो इस तरह से बहुत सारे जगह एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। उसी क्रम में यहाँ पे भी 3 एक्सप्लेनेशन लिखे गए हैं सूचना। अतः अब आप समझ सकते हैं कि सूचना में 3 एक्सप्लेनेशन अगर लिखे गए तो ये पॉइंट जरूर कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी एक धारा नोटिस के नाम से जानी जाती है, वो है धारा 66। ठीक है, ये धारा 65 का पे लागू होती है। 65 का जो का खंड है उसी पे नोटिस लागू होता है। ठीक है, जब कोई द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार होता है तो उसे उन अवस्थाओं को साबित करना होता है जो धारा 65 का में बताई गई है। और 65 का में जिन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है उसमें आप द्वितीयक साक्ष्य तभी दे सकते हैं जब उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वो दस्तावेज है उसे धारा 66 के अनुसार नोटिस दे दी गई हो। अगर कंपलसरी है देना तो, नहीं देना है तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरह से 66 में भी नोटिस की बात की गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और टीपीए की धारा 3 में नोटिस शब्द को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये मैं एक तरह से तुलना करार दे रहा हूँ जिससे आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ भी नोटिस है, वहाँ भी नोटिस है, क्या मतलब है नोटिस का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ नोटिस। नोटिस को देखिए मैंने कितने पार्ट्स में बांटा है, 4, 2, 6 पार्ट में बांटा है। एक तो महत्वपूर्ण केस मैंने लिखा है, इस पे एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये केस तिलकधारी का केस पूछा गया है कि तिलकधारी का केस किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो नोटिस से जुड़ा हुआ, यानी ये केस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, दूसरा केस है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम अब्दुल गफूर का। ये केस फिलहाल अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले समय में ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है लॉयड बैंक लिमिटेड बनाम पीई गजदर कंपनी लिमिटेड, 1930 का है, कलकत्ता का। ये भी केस इसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा एक महत्वपूर्ण केस मैंने यहाँ लिखा है अन्वयिक सूचना पे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव
नोटिस, ये धारा 3 का जो नोटिस का मेन पैरा है उसी में लिखा गया है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस को डिफाइन करने का प्रयास किया गया इस हैविट बनाम लूज मोरे के केस में। ठीक है, तो हैविट बनाम लूज मोरे का केस याद रखिएगा। आइए अब नोटिस पे हम लोग चलते हैं। नोटिस का मतलब क्या है? नोटिस का मतलब किसी तथ्य से अवगत होना है। हाँ, सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह से कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, यदि समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो मत करिए। और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, दोनों क्लास लगातार संचालित की जा रही है। जिस किसी बच्चे को PCSJ या HJS की तैयारी करना है, ठीक है, वो अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है। ये संपर्क सूत्र है 9161113061 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा एकेडमिक एग्जाम में है, ठीक है, LLB कर रहा है, उसे लगता है कि उसे अच्छे नंबर गेन करने चाहिए LLB एग्जाम में, ठीक है, या उसको विषयों पे अध्ययन करना है, गंभीर अध्ययन करना है, ठीक है, उसे गहरा अध्ययन उस पर करना चाहिए, तो वो हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी क्लास उसकी सुविधा अनुसार उचित हो वो अपने समय के अनुसार ज्वाइन कर सकता है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स की आवश्यकता है तो नोट्स मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नोटिस पे। नोटिस का क्या मतलब है यहाँ पे? सबसे पहले नोटिस मतलब किसी तथ्य की जानकारी होना। तो जब हमको किसी तथ्य की वास्तविक जानकारी, रियल जानकारी होता है तो भी कहा जाता है नोटिस। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी रियल जानकारी होना। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है कि किसी ऐसे तथ्य की जिसकी जानकारी मुझे हो सकती थी अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतते तो, लेकिन मैं सावधानी नहीं बरता या गंभीर लापरवाही किया, घोर उपेक्षा किया, जिसकी वजह से मुझे किसी तथ्य की जानकारी नहीं हो पाई, तो उस मेरे घोर लापरवाही का परिणाम ये होगा कि मान लिया जाएगा कि मुझे उस तथ्य की जानकारी थी। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो धारा 3 नोटिस में रियल नोटिस को भी मान्यता दी गई है और आणविक जानकारी यानी कंस्ट्रक्टिव नोटिस को भी मान्यता देती है। यानी रियल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस दोनों को धारा 3 मान्यता देती है। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद रखिएगा। ठीक, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब रियल नोटिस नहीं, यानी तथ्य की हमें सच्चाई रियल में नहीं पता है, लेकिन वो क्यों नहीं पता है? क्योंकि मैंने घोर लापरवाही की है या मैं थोड़ा सा उपेक्षा बरता हूँ, सावधानी नहीं बरता, अन्यथा मुझे उस तथ्य की जानकारी हो जाती। जैसे मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। का ने खा को अपने ये मकान बेचने की 500 रुपये में संविदा किया। ठीक है, का ने खा को कहा कि मैं 500 रुपये में अपना ये मकान बेच दूंगा। ठीक, खा इस मकान में कब्जे में आ गया, बेचा नहीं गया है लेकिन खा ने कब्जा प्राप्त कर लिया। उसी दौरान का ने ये मकान गा को 1000 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? गा को 1000 में बेच दिया, यानी संविदा खा से किया और बेच दिया गा को बाद में, लेकिन खा को बेचा नहीं था, लेकिन खा कब्जे में आ गया था। तो जब कब्जे में खा है और गा, ठीक है, गा ने जो है अगर जानकारी, गा जब देख रहा है कि खा कब्जे में है तो गा को खा के हक का पता नहीं है। अगर खा कब्जे में है, ठीक है, अगर खा कब्जे में है इसका मतलब कि गा को इस बात की जानकारी है कि खा ही इसका मालिक है। तो गा ये नहीं कह सकता कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, अतः खा का राइट यहाँ गा पे बन जाएगा। ठीक है, ये तो खैर आ जाएगा यहाँ एक्सप्लेनेशन दो पे कि वास्तविक कब्जे के आधार पे हक की सूचना। अगर जिस व्यक्ति का वास्तविक कब्जा है, ठीक है, माना जाएगा कि उस हर किसी व्यक्ति को ये जानकारी है कि उसी का उस पर हक है। अभी हम इस पे आएंगे, समझाएंगे यहाँ पे, पहले इसी को समझ लीजिए। आणविक सूचना, आणविक सूचना का मतलब ही यही पे है कि जहाँ पे आपको जानकारी हो जानी चाहिए था लेकिन आपने घोर लापरवाही बरती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको उस तथ्य की जानकारी नहीं हो पाई, तो भी माना जाएगा कि आपको उस तथ्य की जानकारी है। तो इस तरह से जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस को भी ये धारा 3 मान्यता देती है। तीसरा है एक्सप्लेनेशन शुरू होता है, यानी मेन पैरा में 2 तरह की सूचना की बात की गई है। रियल जानकारी है तब भी जानकारी माना जाएगा, और रियल जानकारी आपकी गलती की वजह से नहीं हो पाई है तो भी माना जाएगा कि आपको जानकारी है। तो यानी कंस्ट्रक्टिव नोटिस और रियल नोटिस दोनों को मान्यता मूल पैरा देती है।
उसके बाद तीन एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कोई दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना जरूरी है और उस दस्तावेज की रजिस्ट्री करा दी गई है तो इसकी सूचना हर किसी व्यक्ति को है, ये माना जाता है। ठीक, जैसे कोई संपत्ति मुझे बेची जा रही है, ठीक, का ने जो है खा को कोई संपत्ति बेचने की संविदा की है, वो संपत्ति का ऑलरेडी गा को पहले ही बेच चुका है और गा के नाम वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। खा ने बिना ये पता लगाए कि वो ज़मीन किसी को बेची गई है कि नहीं, का की बात पे विश्वास कर लिया, तो क्या खा गा के खिलाफ दावा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि गा के नाम वो संपत्ति पहले ही रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड होने के नाते ये माना जाता है कि खा को इस बात की जानकारी पहले से थी कि जिस ज़मीन को का बेचने के लिए खा को कहता है वो ज़मीन का पहले ही गा को बेच चुका है। ठीक है, खा ये नहीं कहता नहीं मुझे नहीं पता था कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। और तुमको जाके वहाँ पे तहसील में पता कराना चाहिए था रजिस्ट्री ऑफिस में कि ये ज़मीन लास्ट टाइम पे किसके नाम रजिस्ट्री हुई है। ठीक है, अगर आप वहाँ गए होते तो आपको पता चल जाता, क्योंकि हर दस्तावेज को, ठीक है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका निरीक्षण करने का आपको राइट होता है। आप खुद गए होते तहसील पे, आपको जो है वहाँ पता चल जाता, मुआयना कर लेते आप। तो अगर कोई दस्तावेज जिसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है और रजिस्टर्ड हो चुकी है, यानी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरा हो गया है, ठीक है, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी उसी जो है औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं, तो माना जाएगा कि उस दस्तावेज की रजिस्ट्री की हर एक व्यक्ति को जानकारी है, चाहे उसे वास्तव में वो जान रहा हो या ना जान रहा हो। ठीक, दूसरा एक्सप्लेनेशन है वास्तविक कब्जे के आधार पर हक की सूचना। अगर किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पे वास्तविक कब्जा है तो हर एक व्यक्ति के संदर्भ में ये माना जाता है, हर थर्ड पर्सन के संदर्भ में ये माना जाता है कि वो जानता है कि जिसका उस पर कब्जा है उसी का उस पर हक है। यानी एक तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 2 पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 लागू होती है। धारा 110 कहती है कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। अगर किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो ये माना जाता है कि वो उसका स्वामी है, प्रथम दृष्टया। जरूरी नहीं है, नहीं पता चले आप कोचिंग संस्थान में हमारे आए हुए हो, कुर्सी पर बैठे हुए हो, तो आपके बैठने से क्या मैं मान लूँगा कि कुर्सी आपकी है? नहीं। लेकिन प्रथम दृष्टया जनरली क्या माना जाता है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, यानी जो कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में काबिज है वही उसका स्वामी भी है, वही उसका हकदार है, ये कानून प्रिज्यूम करती है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा तत्प्रतिकूल दर्शित ना हो। ठीक, अब आप पता चला किसी के घर दावत खाने गए हुए, वहाँ बैठे हुए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका ही वो घर है, क्योंकि आप वहाँ दावत खाने गए हुए हो, ये संदर्भ से दिख रहा है। ठीक, तो ये एक्सप्लेनेशन 2 कहते हैं कि अगर किसी संपत्ति पे किसी का वास्तविक कब्जा है तो ये हर एक व्यक्ति के बारे में माना जाता है कि वो उसके हक को जान रहा है। जैसे मैंने ये दृष्टांत दिया था, काफ़ी सटीक बैठ रहा था कि का खा को पहले 500 रुपये में पड़ा मकान बेचने की बात करता है, फिर वही मकान गा को बेच देता है। लेकिन गा जिस समय उस मकान को खरीदता है ये देखता है कि खा उसमें काबिज है, तो जब खा काबिज है तो तुमको ये नहीं पता कि खा का फिर उस पर हक होगा, तभी तो काबिज है। तो अगर ये काबिज है तो गा अगर उसको खरीद भी लेता है तो भी खा के खिलाफ अपने अधिकार का परिवर्तन नहीं करा सकता, बल्कि खा ही इनको बेदखल करवा सकता है, क्योंकि खा कब्जे में उस समय था और माना जाएगा कि इसी का हक उस पर बनता है। तो ये एक्सप्लेनेशन 2 हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि अगर किसी स्वामी के एजेंट को अभिकर्ता को किसी तथ्य की जानकारी दी गई है कारोबार के अनुक्रम में, ठीक है, यानी अभिकर्ता को कारोबार के नियमित अनुक्रम में किसी तथ्य की जानकारी दी गई है उस कारोबार के संदर्भ में, तो माना जाता है वो जानकारी उसके मालिक को भी हो गई है। यानी एजेंट को सूचना, मालिक को भी सूचना है, ये कोर्ट प्रिज्यूम करते हैं, ये कानून प्रिज्यूम करता है। लेकिन एजेंट को अगर सूचना दी गई कारोबार के अनुक्रम में और एजेंट ने जानबूझकर कपटपूर्वक उस तथ्य को छिपा लिया है कि मालिक को जानकारी ना होने पाए और मालिक को नहीं जानकारी होने पाई, यानी उसने तथ्य को छिपा लिया, तो यहाँ माना जाता है कि मालिक को उस तथ्य की जानकारी नहीं है। अन्यथा अगर कपटपूर्वक उसने छिपाया नहीं है तथ्य को एजेंट ने, तो एजेंट को अगर किसी तथ्य की जानकारी है तो ये माना जाता है मालिक को भी जानकारी है और मालिक उस बात से मुकर नहीं सकता है। तो एजेंट को जानकारी होना, मालिक को भी जानकारी होना माना जाता है, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ
नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर उसने कपटपूर्वक किसी तथ्य को छिपा लिया है तो वहां माना जाएगा कि मालिक को जानकारी नहीं है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि एजेंट को जानकारी होना, मालिक को भी जानकारी होना, ये माना जाता है, कंक्लूसिव प्रूफ है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि अगर एजेंट ने किसी तथ्य को कपटपूर्वक छिपा लिया है, मालिक को नहीं बताया है, तो वहां माना जाएगा कि मालिक को उसकी जानकारी नहीं है। और ये महत्वपूर्ण केस है, ठीक है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही वीडियो में कर दिया है। तो इस तरह से ये नोटिस के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नोटिस कहाँ डिफाइन है? धारा 3 में डिफाइन है। महत्वपूर्ण केस हैं। क्या अन्वयिक नोटिस को भी मान्यता देती है धारा 3? जी हाँ, मान्यता देती है। क्या एजेंट को जानकारी होना, मालिक को जानकारी होना माना जाता है? जी हाँ, माना जाता है, लेकिन उसका एक अपवाद है। ठीक, क्या रजिस्टर्ड दस्तावेज के बारे में कोई प्रिजम्पशन होता है कि हर किसी को जानकारी है? जी हाँ, ये प्रिजम्पशन होता है कि हर किसी को जानकारी है, और ये अखंडनीय होता है, ये इनरिवोकेबल है। इसका खंडन नहीं कह सकता कि नहीं साहब मुझे रियल में पता नहीं था। अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है तो ये माना जाएगा दुनिया में हर किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी है, क्योंकि उसका निरीक्षण करने का राइट सभी को होता है। तो इस तरह से, और यहाँ पे हक कब्जा भी हक का जो है प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाता है। धारा 10 इंडियन एविडेंस एक्ट का लागू होता है। ठीक, तो इस तरह से आपने समझा इसको, मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को आपको समझा दिया। ये नोटिस हो गया। ठीक, इस तरह से मुझे लगता है कि अब जो डिफिनीशन क्लास था वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगला वीडियो धारा 4 पे लेकर आएंगे, जो आपको समझाएंगे उसमें। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई भी वीडियो जैसे भी अपलोड किया जाएगा तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिसका लाभ आपको अधिक से अधिक तुरंत मिलेगा।